वाई स्क्वायर है। मैं बोला सोचो, वाई स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा ना। अब कैसे इंटीग्रेट कर सकते, उसमें तो ऐसा डिफरेंस नजर में नहीं लग रहा। एक सेकंड, लेकिन उसमें क्यों दिया हुआ है कि कैसे लेके जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में पासिंग थ्रू दो गिवन पॉइंट्स। तो वाई इक्वल टू एक्स है। हाँ, तो आप सोचो y इक्वल टू mx प्लस c में m और c निकाल के। हाँ, ये क्या बात है सर, वाई को अच्छा स्ट्रेट लाइन बोला है सवाल। थ्री डायमेंशन प्रूफ क्या होता है भाई? बस उसको टू डी में मान दे। हाँ, 2D में कन्वर्ट करते हैं। वाई स्क्वायर डीएक्स सेट स्क्वायर को मान लो, वाई क्या मतलब से वैसे करो। हाँ टू डायमेंशन को भी नहीं कर ऐसे ही कर दो हो जाएगा क्योंकि सेट ओ हाँ इस टाइप से नहीं आता तो एक्स स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। चलो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएक्स आ रहा है तो वाई इक्वल टू mx प्लस c पे फिर हाँ, और m और c दो अननोन है, उसके लिए दो पॉइंट यूज करो, 1 2 और 3 4। तो अगले केस में जब आप बढ़ रही होगे ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर साथ क्या बनेगा, बढ़ेगा ना। हाँ मुझे y को रिप्लेस करना है तो y को एक्सट्रीट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो बोला है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। स्ट्रेट लाइन पे जाते मैं इक्वेशन लिखूं, क्या लिख सकता हूं, y माइनस 1 2 अपॉन x माइनस कितना y2 माइनस y1 x2 माइनस y2 कितना हो गया 2 बाय 2 बन जाएगा। और 3 माइनस 2 पढ़ा ये चीज। हाँ चलिए तो y2 माइनस y1 और 3 माइनस, ठीक है, तो 1 हो गया। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया x माइनस 1, y कितना हो गया x माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया सर x प्लस 2 ये हो गया क्या, सही लिखा है मैंने। तो आप जब यहाँ पे y की वैल्यू ये पुट कर दो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 इनटू dx, और लिमिट कहाँ लगा लेनी होगा 1 से 3, केवल x बचा है, इसको इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा x प्लस 1 पावर 3 बाय 3, लिमिट लगा दो 1 से 3 x पहले क्या हो गया 3 3 प्लस 4 का क्यूब 64 ना, और प्लस 1 पर 1/2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। सर मैं तो 2 बाय 3 ठीक है, तो एक बार 3 रखो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 50 कितना 3 क्या 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और माइनस 2 का क्यूब कितना है 5 का जाएगा 50 से 4 कितना आएगा 56 बाय 3 56 बाय 3 ये आंसर है। अच्छा सर आपने वो बुरा ले लिया, वैसे बोल लेते तो हाँ, नहीं ये और लंबा हो जाता है, x क्यूब बाय 3 जल्दी हो रहा है। ठीक, लिख सकते हैं ऐसे, ये लोग आ गया आया तो नहीं था किसी का, तुम्हारा आ गया सर वही पुराने सेकंड वाले मेथड से फिर से सही कौन सा मेथड सेकंड वाले में? सर मैंने जो फर्स्ट मेथड तुम तो डीएस की जगह पे 2i कैप 2j कैप लिख रहे थे, हाँ तो मैंने तो नहीं लिख रहा है ना, वो गलत तरीका है, 2i कैप 2j कैप नहीं आएगा। जे कैप और के कैप हटा के मैंने आई कैप सी मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर आ गया, 2 कांस्टेंट है y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, फिर लिमिट लगा दी y की y क्यूब कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेट कैसे कर पाएगा x के साथ, y क्यूब अपॉन 3 अब कैसे कर पाएगा बेवकूफ, ये ऐसे कर रहा है बात में, ऐसे कर रहा है y स्क्वायर dx है, इसको लिख दिया y क्यूब बाय 3, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है ना, ये कैसे कर पाएगा इंटीग्रेट, ये dx है y इंटीग्रेशन होता है क्या, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कुछ भी करके ऐसा लिखा दे रहे, किस्मत भी काम कर रहा है आंसर। इधर इधर sin x का इंटीग्रेशन तब करते हैं बगल में dx को कौन से जगह पड़ता है, कोई फॉर्मूला पढ़ा है इसमें बगल में कौन है dx, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए बेटा, बात समझ आ रही है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे dy है, तो कोई फॉर्मूला काम नहीं मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, बात समझ में। सर ऐसे बन कर दे। अब आप देखो एक बार देखो, जितने भी पार्ट्स पर है बहुत चीजें देखो, चारों पार्ट देखो, चारों पार्ट ध्यान से देखो, चारों में क्या खास बात जा रही है, हर एक में क्या खूबी है, आई कैप देगा देगा इंटीग्रेशन कर रहे हैं इधर देखो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड वाला और थर्ड, इनमें कभी भी हमें रास्ता कौन से पे लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्ट्रेट लाइन में जाए या कर्व में जाए कैसे भी जाए सबका ऑर्डर का सेम आ रहा है, फर्स्ट हमें कौन से रास्ते पे गया कुछ पता लगे, लेकिन लास्ट वाले में पता था रास्ते का कैसे जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में,
तो जो पहला सेकंड और तीसरा तीनों फोर्स है इनमें पाथ की कोई जरूरत नहीं। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? देखो इस चीज को, क्या मतलब? वही मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहा ना। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो फोर्सेस थे उसमें जब आप वर्क डन निकाल रहे थे वहां पे रास्ते की जरूरत थी क्या? सवाल में गिवन था कि कौन सा रास्ते पे लेके जा रहे हैं। रास्ता मतलब पाथ, जैसे अगर मैं बोलूं यहां से आप जा रहे हो तो किस पाथ पे जा रहे हो, कुछ पता था क्या सवाल में? नहीं है बिना पाथ की इंफॉर्मेशन की सॉल्व कर पा रहे है ना। फर्स्ट में मैंने सवाल में बोला था कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नहीं पैराबोला में जा रहे हैं, कैसा भी पाथ होता क्या आंसर वही आता, क्योंकि रास्ते की कोई जरूरत। लेकिन तीसरे में रास्ते की जरूरत थी, चौथे में रास्ते की जरूरत थी, मैं दिया था स्ट्रेट लाइन में जा रहे। तो ऐसे फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। और चौथा क्या था, जिसपे पाथ पे डिपेंड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। लिखो इसको कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड पेन से लिखो, अगर तुम्हें हाईलाइट करो लिख लो हाईलाइट करते हुए कि in the above example first three forces, in the above example first three forces are conservative forces and the last force is a non-conservative force and the last force is a non-conservative force. Last force is a non-conservative force. फिर आगे डेफिनेशन लिखो कंजर्वेटिव फोर्स का। अरे कितनी बार बंद चल बंद कैसे करो, फिर गलत लगेगी। दोनों बंद कर दो। नहीं पीछे वाला हो गया लिखो आप इसमें अरे भाई क्या बोल रहे हैं। अब आगे कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखो कि द फोर्स, ध्यान देना मैं क्या लिख पा रहा हूं, द फोर्स व्हिच वर्क डन, द फोर्स व्हिच वर्क डन does not depend on path, the force व्हिच वर्क डन does not depend on path are called conservative forces. The force which work done does not depend on path are called कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल ले लो ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 12th क्लास में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स से वो नहीं, नेक्स्ट देखो अगला लिखो आप नॉन कंजर्वेटिव, उसमें लिखो कि those forces which work done, those forces which work done, which work done depends on the path taken. Those forces which work done depends on the path taken are called non-conservative forces. Are called non-conservative forces. ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ध्यान सुनेंगे, अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अब वेक्टर एनर्जी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो केवल हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं, किससे करते हैं? तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो एनर्जी, और वन बाय वन एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो वर्क हो गया, एनर्जी के बारे में लिखते हैं। तो एनर्जी आई हो सबको पता होगा क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। लिख लो डेफिनेशन एनर्जी का, कैपेसिटी टू डू वर्क, capacity to do work, it's called energy. Capacity to do work is called energy. So unit energy also कौन सी quantity है? Scalar. It is also a scalar quantity. It is also an scalar quantity. It is also an scalar quantity. Energy बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी,
और क्या बोलते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, और क्या बोलते हैं एनर्जी कौन सी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल इन दोनों के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। स्टिंग एनर्जी इसको जल्दी से सर एक और एनर्जी होती है कौन सी स्टिंग एनर्जी कौन सी स्टिंग अरे वो ये इसको बिल्कुल एनर्जी को नहीं काउंट कर रहे हैं ये प्रोग्राम बोल दिया फिजिक्स में भावनाओं को नहीं कंसीडर करता है। फिजिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग क्लास में उसने बाहर से इसमें कितनी थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी भावनाएं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तुम्हें कितना दुख है, तुम कितने खुश हो, इसको अपन मेजर कर सकते हैं क्या? वो फिजिक्स में नहीं पढ़ते ना, इसके वो बाद साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना। तो स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें नहीं आएगा, इसमें कॉमन एनर्जी आएगा, काइनेटिक, दूसरा क्या आएगा पोटेंशियल। दोनों को सम को क्या बोलते हैं मैकेनिकल। और केमिकल एनर्जी और भी बहुत सारी टाइप, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी टाइप की। अब बात करते हैं वन बाय वन। लिखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हो स्पीड की वजह से। तो लिख लो कि द एनर्जी पॉजेस बाय योर बॉडी, द एनर्जी पॉजेस बाय योर बॉडी, द एनर्जी पॉजेस बाय योर बॉडी due to its motion, due to its motion or speed, due to its motion or speed is called kinetic energy। क्या होता है kinetic energy का मतलब? हाफ एम स्क्वायर। kinetic energy लिखते हैं अपना हाफ एंड विच अरे मैं मेंशन के रिक्वेस्ट करता हूं कुछ ऐसा आगे नेक्स्ट लिखो आगे चलोगे तो रोटेशनल एनर्जी आएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो आगे रोटेशन में देखेंगे। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी, अगला एंड ओमेगा स्क्वायर ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये आगे देखेंगे जब प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगा। इतना एमजीएट होता है डायरेक्टली शायद हां बहुत एमजीएट है तो ध्यान से पर क्या है कि बहुत मछली बहुत थोड़ा भी आ जा तो देखो ये जो पोटेंशियल है, सुनो मेरी बात में बात कर ले, टाइम दूंगा बस। पोटेंशियल किस लिए डिफाइन होता है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स में। पहले लिखो दिस एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। केवल कंजर्वेटिव के लिए क्यों होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वो डायरेक्शन हाँ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत क्या है, ये सही पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाएंगे। देखो बात कितनी करो, तो आप कैसे भी रास्ते से लेके जाओ, है कि नहीं? हर एक के लिए बॉर्डर क्या होगा सेम। तो हम पोटेंशियल एनर्जी से फायदा क्या होगा, हमने जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, नहीं पढ़ा? केटीसी पढ़ा केटी में पढ़ा हुआ। जैसे तुम्हें किसी भी स्टेट का आपको पता हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब दूसरे का पता हो, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो चीजों को। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन होता है, ये सब। तो इसी तरह पोटेंशियल का मतलब अगर तुम्हें एक जगह की एनर्जी पता हो, दूसरे की एनर्जी पता हो, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो, चाहे कैसा भी रास्ता, कैसा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, वो बेकार काम है। तो पोटेंशियल कंजर्वेटिव से डिफाइन करने का फायदा क्या होता है, कोई भी दो स्टेट पता हो, स्टार्टिंग पता हो और फाइनल पता हो, तो आप कैसा भी वर्क डन निकाल सकते हैं, पाथ से इंडिपेंडेंट दो भाई। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या नुकसान है, हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, वो हेक्टिक काम हो। इस वजह से किसके लिए डिफाइन करते हैं, केवल कंजर्वेटिव। लिख लो चीज को कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज बिकॉज potential energy defined only for conservative forces because their work done is path independent, because their work done is path independent, because their work done is path independent। क्लियर है क्या? दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलोगे, ड्यू टू द साइज, शेप, है ना, पोजीशन। लिख लो कि एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी, the energy possessed by a body due to its size, shape and position is called potential energy।
due to its size, shape and position is called potential energy. Due to its size, shape and position is called what? Potential energy. Yes or no? अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं वो से ध्यान रखना है। जो भी कार्य कंजर्वेटिव फोर्स करता है डी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यही तो सारी एनर्जी डिफाइन होती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, जो भी कार्य कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज़ इसको यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, हां यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, यू से डिनोट करते हैं। देखो वर्क डन बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पूरे 12th क्लास में भी काम आने वाला है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डी वर्क, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी। डी क्या है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सर वही है वर्क एनर्जी। आगे आएगा वर्क एनर्जी, उसको समझने के लिए से पहले अपन ये पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यूएनएस का मतलब कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी। माइनस की वजह से क्या बेटा? माइनस बताओ तो माइनस क्यों होता है? क्लियर है जी भाई? बस ये रिलेशन याद रखना है कि जो भी कार्य कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब भी एनर्जी तो अपन डिफाइन कर रहे थे, देखो सबसे पहला इसके अंदर देखो, सबसे पहला डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल वर्क डन कैसे चेंज होता है? एनर्जी चेंज हुई तो वर्क डन अरे सुनना, अगर मान लो कि इस ब्लॉक ग्राउंड पे ऐसा एम मास का है ना, उसको आप एच हाइट पे लेके गए, चाहे आप कैसे भी लेके गए, ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, हर एक केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर होगा? बताओ। mgh होगा पक्का। अभी तो तुमने बताया था सवाल में कि नेगेटिव आया था वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या तो क्वेश्चन कराया था बस वाला। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आंसर होता है? माइनस 81,000। वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे कितना होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? पॉजिटिव नेगेटिव? माइनस क्यों होगा माइनस में? क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखूं, हर एक पास के लिए सेम आया, कितना आया? माइनस ऑफ mgh। अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वो किसके बराबर होता है? अगर मैं इसको a बोलता हूँ, इसको मैं b बोलता हूँ, किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ, बताओ, mgh। और वो किसके बराबर होता है फॉर्मूले से? माइनस ऑफ du, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल, ये किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ mgh। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मतलब तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, इसके बराबर हो जाएगा mgh। तो देखो यार से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो आप बचपन में पढ़ते हो कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? mgh। अरे ये सुन, ये डिफरेंस है या एनर्जी बता रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे डिफाइन करूं तो कहीं ना कहीं मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट। पहले यहाँ तक लिखो, मैं समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ तक लिखो, फिर मैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझाता हूँ। ये जो आ रहा है वो चेंज इन पोटेंशियल, मतलब इनिशियल से मेजर करते हैं नहीं, अभी जो हमने जो रिलेशन दिखाया डी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वो चेंज इन पोटेंशियल में वैलिड है। लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस चुनना पड़ेगा। वो रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है आप ऊपर चुन लो, नीचे चुन लो, कहीं और चुन लो, ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर एट अ सिंगल पॉइंट डिफाइन करना है तो हमें क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। और ये फॉर्मूले से, लेकिन डिफरेंस के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ सर। इसका मतलब ये है, अगर मैंने मान लो पेन उठाया, हाँ, तो जो इसका वर्क डन है वो माइनस mgh है, हाँ, पर जो इसका डेल्टा p आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, वो प्लस का mgh है, प्लस का mgh इसलिए चेंज है, dw इक्वल माइनस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? तो जो mgh होता है, कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी होता है डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है।
अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो मुझे ग्राउंड पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, जीरो। कहीं ना कहीं एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, और रेफरेंस पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, जीरो। तो लिख लो इसको, फिर मैं लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट बात। हमने इस फर्स्ट फॉर्मूले में पी इनिशियल माइनस फाइनल क्यों दिया? माइनस ऑफ ड्यू था ना बेटा, ड्यू का मतलब चेंज होता है। कल मैं बताया डीटी, टेंशन बता रहा था कल सवाल में। तो डीटी या ड्यू का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल में नेगेटिव लगा दो, क्या हो जाएगा? अच्छा, आपने उस फॉर्मूले का यूज हाँ, उस फॉर्मूले के लिए इनिशियल माइनस फाइनल होगी। अब लिखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो कि mgh is the potential energy difference, mgh is the potential energy difference, mgh is the potential energy difference। आगे लिखो second point कि potential energy difference does not depend on, potential energy difference does not depend on the reference point, potential energy difference does not depend on the reference point, potential energy difference does not depend on the reference point, but potential energy at a point, but potential energy at a point depends on reference point. Potential energy at a point depends on reference point. ठीक है, तो आगे लिखो। So if we assume potential energy at location A, जो कि हमने फिगर में माना था, if we assume potential energy at location A be zero, if we assume potential energy at location A is zero, then potential energy at B will be mgh. If we assume potential energy at location A is zero, then potential energy at B will be what? mgh. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के दूं तो समझ जाएगा। एनर्जी कांस्टेंट है, बदल रहा है बस। यहाँ पे माइनस सेवनटीन हुआ। डिफरेंस तो पॉजिटिव रहेगा, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल Pn minus 3i equals mgh लिखा था अभी, pi हो गया। मैंने एक्चुअली लिखा था। ये है प्रैक्टिकल। ये हमने तो आपने लिख कर एक खास बात है कि इसमें से ये अगर साउंड को बदलेंगे एक लो रिपीट करना, फिर मैं क्वेश्चन ले लो। क्या पेज में हो गया लाल पेज में पढ़ना हाँ, क्या हो गया? पेज खत्म हो गया लाल पेज में बीच में लिखना पड़ता सब ओके चाहिए, इतना ही भरा है इधर, दूसरी कॉपी है। दूसरी है मेरी भी इसी तीसरी है। फिर मैं पास पढ़ चुका हूँ फिर पहले रफ नोटबुक तो मेरी अभी आगे भरी है वाली कॉपी देखो उसकी तो पता है फिफ्थ क्लास से चलो कौन सी क्लास से उसी कॉपी में फिफ्थ क्लास से यूज करता है सर आगे फेल कर रहा रफ तो पास खत्म हो गई फिर अकेले भी थ्री मिनट तक लगेगा ये। तो मैं खाता हूँ बस पेज पे सेकंड। पेड़ उठा समझ में आ रहा तुमने? लिखो आप एक ये क्वेश्चन बताते हैं कुछ ये- भी नहीं के बाद समझाने के लिए इधर लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी एट सी, if potential energy at C is assumed to be, केस 1 लिखो 0, केस 2 लिखो 10 जूल और केस 3 लिखो 20 जूल। ठीक है। then find out potential energy at A, at B and potential energy difference between A and B, and potential energy difference between A and B। और यहाँ पे कौन से पोटेंशियल बात कर रहे हैं? बस नो क्वेश्चन हो गया हाँ, करो ट्राई करो, बहुत ही आसान है, बस उसको समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ताकि आपको रेफरेंस का मतलब समझ जाए। क्या हो गया आसान हो? बता सर को क्या बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस शॉर्ट को लिख सकते हैं हाँ, क्या रेफरेंस
एक बार करो बताता हूँ इसमें कंक्लूजन जो मैंने आपको लिखवाया समझ में आ जाएगा उसका मतलब क्या है। 40 400 मार्क्स लेना चाहिए। वही सेम लॉ को रखता है पहले ए हाइट पे फिर बी हाइट पे है ना। डिफरेंस तो सेम ही है। हाँ डिफरेंस डिफरेंस सेम आ रहा है लेकिन एट अ पॉइंट क्या है अलग अलग। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी बात है तो वो समझ में आ गया। आगे सर तीनों में डिफरेंस निकालोगे 400 तो सेम आएगा लेकिन ए और बी पे पोटेंशियल एनर्जी सब में अलग अलग आएगा तो रेफरेंस पे डिपेंड करता मतलब डिफरेंस जो है वो किसी में है। वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता रेफरेंस में कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर एट अ पॉइंट बात करें तो दैट ए आ रहा है 110 प्लस 2 प्लस क्या अलग अलग आ रहा है दूसरे का 410 तीसरे का 430 हाँ तो एट अ पॉइंट अलग आ रहा है ना और डिफरेंस क्या है 400 वो फिक्स है उसको रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी रेफरेंस पे अज्यूम करें। तो बी का 800 810 800 ऐसा क्यों देगा कोई बता इस जितेंद्र नाम का बैंक चला ऐसा क्यों जितेंद्र नाम का देगा बैंक ऑनलाइन ना फिर उसका आईडी की लिंक सर एक आगे पक्का सर मैंने बी का नहीं निकाला मैंने देखा चेंज हुआ है वो मैंने उसमें जोड़ वो भी दिया। नहीं मार रहा है सेम देखता ही नहीं। सबका आगे होगा बताने की जरूरत क्या नहीं सर ये सर तो जो हमने लिखवाया उसका मतलब समझ में आया डिफरेंस को मतलब नहीं है लेकिन एट अ पॉइंट डिपेंड करता है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सी क्लास है मैथ्स की पता ही नहीं मेरे जो दोनों खत्म हो गई मैथ्स का और सर ने 3 डिग्री भेज दी करके तो तो अब आगे कोई स्प्रिंग वाला है क्या स्प्रिंग होता है जी H2 minus mg H1 तो mg into H2 minus H1 यस इसलिए H2 minus H1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा और mg तो है इसलिए डिफरेंस कांस्टेंट है। ये लिखो पहले स्प्रिंग में कितनी एनर्जी अब क्या लास्ट तक मॉडल इट्स नॉट फिक्शन चलो आप देख लीजिए को बात खाली पेज में लिखा है खाली पेज में लिखा है हो गया खाली पेज में लिखा जी को चले मार दो स्प्रिंग का निकालना है तो ग्रेविटेशनल का फैमिली आ गया स्प्रिंग में कितना है सेक्टर हाँ तो कैसे आप उसको मूव कर ले तो मान लो आप उसको x पे ले जाते हो और x पे ले जाके ds डिस्प्लेस करते हो ना तो वर्क डन ध्यान देना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना होगा पता डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है आगे की तरफ फोर्स किधर लग रहा है पीछे की तरफ तो क्या माइनस में है माइनस kx फिर क्या हो जाएगा dx लिमिट लगा दो x1 से x2 मान लेते हैं कितना है सॉल्व करेंगे तो माइनस के x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x2 लिमिट लगा था x1 से x2 क्या बनेगा ये माइनस k/2 डेल्टा s स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस माइनस को में ले जाओ तो क्या हो जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर चलिए एक्स तो भी आया था एक लोग कैसे तो कुछ लोग ये नेचुरल लैंग्वेज है ना चलिए x1 है ये x2 है ना तो x1 को 0 रख सकते हो नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल पोजीशन x1 ये ऑर्डर है किसी भी दो पॉइंट में ले जाने के लिए तो स्टार्टिंग में जो लेंथ है टोटल x1 है फिर x2 होगी और उनके बीच का डिफरेंस d है मतलब x1 हमेशा 0 रहेगा नहीं अगर नेचुरल लेंथ पे से लेके जा रहा है तो लेट लो सर x1 मॉड्यूल में प्रॉब्लम है ना एक बार सो लिख लो तो ये क्या है अगर हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर तो वर्क डन आया अभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है सर मतलब अगर नेचुरल लेंथ से ले जा रहे हैं तो जो प्रोग्रेस आएगा वो नेगेटिव आएगा
हाँ वर्क x1 से x2 पे लेके जा रहे हैं तो माइनस हाफ x2 इस पर हो जाता है। अब एनर्जी मैं बताता हूँ क्या तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या लिखोगे बताओ माइनस ऑफ बी तो मैं यहाँ ले सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल किसके बराबर होगा वहां लिखा हुआ है हाफ ए साथ में क्या है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अगर मैंने x1 को नेचुरल लेंथ बोल दिया नेचुरल लेंथ और हमने एडम भी कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इज जीरो जैसे हमने ग्राउंड पे माना था जीरो इससे पहले वेरिएबल वाले तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी x1 नेचुरल लेंथ जीरो हो गई और इनिशियल को हमने जीरो मान लिया यानी पोटेंशियल फाइनल कितना आ गया तुम्हारा हाफ के x2 स्क्वायर या आप जनरली इसको क्या बोल सकते हैं हाफ के x स्क्वायर ये आपको हो जाता है सर ये तब होना जब हम मतलब इनिशियल जीरो जीरो मानेंगे सब। हाँ अगर वो नेचुरल लेंथ से कसका है ये नीचे क्या लिखा आपने पोर्ट्रेट यहाँ देखो नहीं लिख लिया तो हाँ x1 को क्या मान लिया नेचुरल नेचुरल लेंथ x1 जीरो हो जाएगा अच्छा ठीक है ठीक तो है हाँ माइनस हाफ के x2 स्क्वायर हो जाएगा और इनिशियल को हमने क्या एज्यूम कर लिया है जीरो तो पोटेंशियल फाइनल इसके बराबर होगा हाफ के x2 स्क्वायर x2 क्या था नेचुरल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट तो आप x बोल सकते हो तो कितना आ जाएगा हाफ के x स्क्वायर ठीक है दैट इज द पोटेंशियल फाइनल इसी भी पॉइंट तो ये सर फिर आपने इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर फिर से लिख दिया जिसमें हाफ के x2 स्क्वायर था ना और x2 क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ हाँ वो x2 का आप x बोल दो x का मतलब डिस्प्लेसमेंट अच्छा, फ्रॉम आपने द generalize जनरलाइज कर तो आपका आ गया हाफ के x स्क्वायर ठीक है वो पोटेंशियल ये होती है हाफ के x स्क्वायर ये आपको दोनों रिजल्ट याद रखना है वर्क एनर्जी फॉर्म नहीं हो जाएगा ठीक है तीनों से चलवा नेचुरल लेंथ में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या स्प्रिंग फोर्स कब लगाता है स्प्रिंग पड़ा है हाँ क्या होता है नेचुरल लेंथ से इलॉन्गेशन होता है तो x1 पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो हम जो भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे नेचुरल लेंथ से देखते हैं x1 को क्या मान लिया ओरिजिन मान लिया जीरो कर दिया उसका वहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपने x1 को जीरो मानना है हाँ तो माइनस हाफ x स्क्वायर नहीं होगा वही तो माइनस हाफ के स्क्वायर हो गया उधर क्या बचेगा इनिशियल माइनस फाइनल हाँ और इनिशियल को हमने नेचुरल लेंथ पे जीरो एज्यूम कर लिया उधर भी माइनस बचा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो यार क्लियर है क्या तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है हाफ के x स्क्वायर कब होती है जब हमने नेचुरल लेंथ पे क्या एज्यूम कर लिया है जीरो ये ध्यान रखना ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं स्प्रिंग वाला और ये आगे अपन वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे सर ये जो था आपने सबसे ऊपर जो लिखा है हाफ x स्क्वायर x1 स्क्वायर बात मत करो डाउट पूछ हाँ क्या बोल हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये वर्क डन लिखा आपने हाँ ये हमने वर्क डन लिखा है दैट वुड बी इक्वल टू क्या चीज माइनस ऑफ du माइनस ऑफ जीरो तो du क्या होगा इनिशियल माइनस ठीक है समझ फिर यहाँ से हमने ये ग्रेड कर ली तो इस ये ध्यान रखना फार्मूला कब वैलिड है जब नेचुरल लेंथ पे क्या एज्यूम किया है जीरो अगर कुछ मान लिया 10 जूल 20 जूल तो ऐड करना पड़ेगा तो ये वाला मेन फार्मूला है समझ रहे हैं? ये फार्मूला कब लगता है जब हमने नेचुरल लेंथ पे जीरो मारा ये ध्यान रखना अच्छे सवालों में आपको बेवकूफ बना सकते ठीक है तो ये दो चीजें हो गई टाइम बच रहा है क्या चल किसी का बल पता है अब देखो ससार में अपनी मूर्खता का बिल्कुल नहीं हरा सकता सही बात सर इतना नहीं सॉरी तब यहाँ पढ़ लोगे तुम्हें हफ्ते में 2 ही क्लास होती है वही तो सर और कंटेंट भी करता थोड़ा भी तुम टाइम खराब करोगे नुकसान होगा कंटेंट भी फिर 4-6 दिन तो 6 दिन क्या 5 दिन 5 दिन तो तुम घर पे रहते हो नहीं सर आते थे एक्स्ट्रा क्लास के लिए करो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है चार चलती है सर चार एक्स्ट्रा क्लास दो मैं यार केमिस्ट्री की तो मैथ्स की उसके कितनी एक्स्ट्रा क्लास होती है केमिकल बॉन्डिंग सर बहुत भयंकर इनऑर्गेनिक में और वो फिजिकल में
सर सब क्या दे फिजिकल में तो खत्म हो गया खत्म हो गए मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोल कंसेप्ट स्टोकियोमेट्री और ड्यूरोमेट्री टाइट्रेशन एटीजी उड़ा दिया केमिस्ट्री में से जोश में आ गए थे नाइट क्लास ले आ तो इधर देखो इंपॉर्टेंट क्लास बात कर सकते हैं। अरे एक दिन तो 4 घंटे की क्लास लेती सबके 4 घंटे की क्लास लेती एकदम किसी कभी कोई सर बेचारा तारीफ कर देता है सर फोन में आ जाते हैं अक्टूबर में सिलेबस बना देंगे पहले ही होगी सिलेबस तो पीछे चल रहा है कितने दिन का ना ऑर्गेनिक भी शुरू हो गया इनऑर्गेनिक तो चल रहा है ऑर्गेनिक शुरू हो गया नहीं सर वो बस थोड़े एक बार CH4 का कंपाउंड आ जाता है आगे से कोवैलेंट बॉन्डिंग वगैरह और मैथ्स में क्या क्या होगा सर हो गया फेज 1 का फेज में क्लास खत्म हो गई तो फेज 1 में फिजिक्स में क्या क्या है फेज 1 ये वक्त है वेक्टर्स काइनेमेटिक WEP ठीक अच्छा ये इसका एग्जाम आपका 28 जुलाई को आ रहा है 28 को है इसका कॉमन टेस्ट और दो कॉम्पिटिशन में पूरा आ रहा है नहीं हाँ ये वाला आ रहा है फेस टेस्ट तो अभी 2 क्लास अपने पास और बचा हुआ है सर एक्स्ट्रा क्लास भी लोगे जरूरत नहीं पड़ेगी डिस्कशन भी हो जाएगा क्योंकि डिस्कशन कुछ ही बच्चे करके आते हैं है कि नहीं तो चलो यहाँ लेते हैं तो आप रिलेशन देखो हमने अभी क्या बताया ध्यान सुनना ही थोड़ा काम का है वॉल्टर में सभी सारे तो काम के ही हैं, लेकिन यहाँ वॉल्टर बाई कंजर्वेटिव बराबर क्या होता है माइनस ऑफ पी ध्यान देखो ध्यान से वॉल्टर को क्या लिखते थे अपन अगर मैं x की बात करूं जनरल f डॉट dx ये क्या बनेगा तुम्हारा बताओ f dx बराबर माइनस ऑफ p तो फोर्स को अपन ऐसा लिखा है माइनस ऑफ du बाई dx लिख लो इस चीज को एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अरे पेन से जा रहा चलो चलो लिखो पता है कुछ तो करना अरे क्या कर रहे हो तुम? उससे भी सेकंड सब बता दो क्या कर रहे हैं अरे बात मत करो सता पेन क्या बोल उससे भी सेकंड से लिखा है FDS ये फार्मूला बताया पहले पहले वर्ड क्या होता है फोर्स फोर्स इनटू डिस्टेंस x की बात कर रहे हैं एफ कितनी है बराबर क्या था माइनस du तो डिवाइड कर दो क्या बन गया du by dx तो ये आपका x के लिए आया अगर मैं जनरल x y z तीनों की बात करूं फोर्स का जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है du by dx अरे पढ़ लो देखो नहीं पढ़ोगे फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी माइनस ऑफ del by dx देख भाई ये का मतलब है डिफरेंशियल फंक्शन लगा है डायरेक्शन ये लिखो ये समझाना पड़ेगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फोर्स इक्वल डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होता है पढ़ा है क्या बेसिस में पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव सर रो कौन सा देता ठीक है डेल बोलते हैं उसको अरे उसमें एस को लिखो इक्वेशन में कुछ ऐसे कहां है डेल पहले ये लिखो सर वो डेल कंप्यूटर नहीं अरे भाई एक बार डेल घर से बना लो कैसा चूक मार रहा है क्या डंका मारता है मैं बात नहीं रही हूं भाई कंप्यूटर वाली अरे मैं बोली और आ रहे हैं कंप्यूटर का लैपटॉप है मैं कंप्यूटर एडिंग लैपटॉप है थोड़ा सा रेट हो गया कोई नहीं लिख लो ये फोर्स वगैरह माइनस ऑफ del by Yes. यहाँ आप लिख लो अरे भाई का बोल रहा हूं बात करना चाहते हो क्या नहीं सर लिख लो आप यहाँ पे डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डेल का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव सर ए बनाना है पर कैसे बनाते हैं तो डेल लंबी क्लास में होती है 1.5 घंटे अरे कैसे 3 क्लास में चाहिए 1.5 घंटे 8 को तो मिलाते छोड़ते हैं वही बात है ऐसे करके हाँ अरे वो भी वही है तो ऑनलाइन वालों सो गए तुम लोग निपुण जोड़ कौन है ये राघव लगता है सो गए हाँ राघव टॉप किया पता नहीं शायद क्या अरे 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 भैया देखो पहले मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव समझा दो क्या करना होता है जैसे अगर मैं बोलूं y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x अगर मैं बोलूं dy by dx निकालो कैसे सॉल्व करते हो 2x + 3 2x प्लस क्या होता है 3 सबको आता है समझ लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस x क्यूब y ऐसा लिख दिया अब मैं बोलूं del y by del x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं ध्यान रखना जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो बाकी को कांस्टेंट ना मतलब y को क्या मानना है कांस्टेंट जब आप इसको डिफरेंशिएट करो del y by del x तो y को क्या मानोगे कांस्टेंट 2x 2y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x
और ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस है 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा? y 3x। इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 2xy प्लस क्या मिल जाएगा? 3x लिख लो इसको पहले, फिर क्या बेटा? हाँ, x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो yz को कांस्टेंट मान, y के साथ लेंगे तो xz को, z के साथ ले रहे हैं तो xy। लिखो फिर मैं अभी एक क्वेश्चन को समझा। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हैं, yz को क्या मान रहा है? कांस्टेंट। मतलब जो दिखे उसका डेरिवेट कर दो, बाकी जान जो दिखे नहीं, मतलब नीचे अरे भाई इसे उस इंडिकेशन कर दो ना। y है तो y, z है तो z, इसका चॉइस। जिसके ऊपर x को मानेंगे पहले डेरिवेटिव, हाँ x को डेरिवेटिव मानेंगे पहले तो भी। हाँ, जिसकी वजह से यहाँ पे x के साथ डेरिवेटिव लेना था, तो yz को कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पे xz को, और वहां पे xy। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आए, एग्जांपल मैंने दिया। हो गया सर, लिख लिया? बाद में कांस्टेंट माने x के टर्म पे लगा। क्वेश्चन के रूप में अभी देखते हैं। पर सर पार्शियल वैसे करते हैं इसमें। पार्शियल डेरिवेटिव बेटा पूरी बुक आती है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिजिक्स में जो भी, फिजिक्स में क्या, नेचर में जो भी फिनोमेना होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है। बात समझ आई? क्योंकि जो भी आप स्मॉल एलिमेंट लेते हो ना, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा एलिमेंट का 0.0000 ऐसा वाला एलिमेंट लिया, उस पे अगर मैं कोई भी फिजिक्स के लॉ लगा रहा हूँ और उस पे वैलिड हो गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पूरा सिस्टम के लिए हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो पार्शियल डेरिवेटिव पे ही पूरे कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है, आगे चलोगे कैंडेरा, एनसिस फ्लुएंट, सब कुछ इसी पे काम करता है। किस पे? पार्शियल डेरिवेटिव पूरी एक बुक आती है इतनी मोटी, है ना, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे जितने भी वेव इक्वेशंस हैं, एयर का फ्लो है, वेदर फोरकास्ट है, सब कुछ पार्शियल डेरिवेटिव पे होता है। ठीक है, अभी ये तो कुछ भी नहीं है तो सिंपल मैंने डिफरेंशिएशन होता है, इस पे इंटीग्रेशन भी होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, उसको सॉल्व करना होता है। वेव इक्वेशन आगे पढ़ोगे वो किसके फॉर्म में होता है? पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है ना। तो अभी फिजिक्स छोड़ो, इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है ना। अभी तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, 12th पास होके जब कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो पता चलेगा रियल में होती क्या है फिजिक्स। और जितने भी इंजीनियरिंग का बैकबोन है फिजिक्स, ठीक है। तो आप इसमें आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो कि इफ, ऐसा लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी, सच बता, मोटिवेशन या मोटिवेशन देखो नहीं लेना चाहिए लिख दोगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं, है ना, घर जाओ थकान तो डीमोटिवेट करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये बाहरी के बोलना मोटिवेट होता है ना, तो बाहरी के बोलना तो मोटिवेट होता है, तो अच्छा कोई बाहरी आए तो डीमोटिवेट कर, मोटिवेशन अंदर जानी चाहिए, है कि नहीं? बाहर वाले से नहीं है। ठीक है, मैंने बोल दिया आज तुम सो गए, पहले आप ये मिल गया, पता है क्या पढ़ाई कर कुछ है नहीं, है ना, चलो एक्टिंग करते हैं तो आप सही बोला मोटिवेशन वो आते हैं ना यूट्यूब पे, फंडामेंटल ऑफ मोटिवेशन, बस वो सुनोगे तो 1 घंटे से मोटिवेट करोगे, फिर कोई और कह रहे क्या है वो बना रहा था मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग आते हैं तो बातें तो क्या आप क्वेश्चन लिखो जल्दी से कि पोटेंशियल, देखो लड़कियां कभी बात नहीं करती है, दो नहीं है जितने भी आती है, तो एक क्वेश्चन लिखो कि इफ पोटेंशियल, अरे लिख लो कितनी बात कर, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, potential at a point in space is given by u is equal to x square y plus z plus xyz. Then find out force at that point, and find out force at point 1, 2, 3. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वापस पढ़ो, लाइन में लिखा है पोटेंशियल, potential energy at a point in space is at a point बैठ दो, पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस, potential energy is simply potential in space, in potential in space given by क्या है x square y plus z plus x y z, then find out force at 1, 2, 3. तो फोर्स और पोटेंशियल में क्या लेता है ये वाला है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करके वैल्यू कितनी है आई के ऑफ जेकब में आंसर हो सकता है, करेंगे
बाद में नहीं लिख देते हैं। इसमें रह लेकिन आत्मा आती है। मैंने कुछ जल्दी बता दी। सर जैसे हमारा पार्शियल डिफरेंशिएट हाँ। डेरिवेटिव 2xy आ गया, हाँ तो इसमें इसकी लिमिट भी डाल दी जाएगा, अभी y की भी, सबकी वैल्यू इसका तो 0 ही होगा। प्लस क्या बोला था बेटा? एक्स प्लस जेड प्लस प्लस एक्स वाई सिक्स आ रहेगा, एक सेकंड। आई कैप जे कैप में आया बेटा ना, आई कैप जे कैप टे कैप तीनों में आया। हाँ सर, अभी z का डिफरेंशिएशन दे दिया, इसको 0 है। जेकब जीरो सर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन आ जाए उसमें बस 1 2 और 3 वैल्यू रखनी है बिल्कुल। जेकब जीरो कैसे मिलता जेकब जीरो कहाँ से आ रहा है? वो करेगा ना x स्क्वायर y प्लस z प्लस x y तीनों करेगा ना डीजे भी। चेक करें। तो एक सेकंड बस हो गया। ये आप लोग कितना असर कर आ गया, अपना आना नहीं है लेकिन हमारे पूरे टाइम असर मुस्कुरा रहा है, हंसना नहीं है थोड़ा आया वैल्यू कितना आया? -10 आई कैप पहले छोड़ देगा। मेरा भी याद हो गया सर। तो आप नहीं क्या भूख लगी ये क्या बात है? आ गया -10 आई क्या -10 आई है, ठीक है। सही क्या ठीक है ये एफएक्स देखो क्या हो जाएगा हमारे साथ बड़े प्यार तो y क्या प्लस 2 देगा पा रहा है, वैल्यू वैल्यूज क्या हो जाएगा? लिख लो अभी 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्या होते हैं वाई के नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कितना अपना सा पॉइंट 1,2 तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स एक्स वाई 4 हो गया ना, 4 प्लस 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये -6। और दूसरा क्या था? एफ वाई निकालो कर लो, डेल यू वाई डेल वाई वाई के साथ करो। और कितना बचेगा? साइड टू है एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स जेड बचेगा, माइनस के साथ आएगा नहीं। कितना हो जाएगा ये वैल्यू? एक्स का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 6 7 आ गया ना। और एफ जेड कितना आ जाएगा? एक जेड 1 प्लस 3 नहीं होगा, हाँ 1 प्लस 3 नहीं होगा, एक्स जेड x1 और ये 3 है ना, हां यस 4 हो गया, 4 ठीक है। और ये लास्ट में क्या बचा? ये 0 हो गया, सॉरी ये -1 और ये वापस से x नहीं, तो कितना मिलेगा मेरे को? 1 प्लस 3 हो गया। कोड कितना आ जाएगा? तो -10 आई क्या, फिर क्या आएगा? -j क्या, और फिर क्या आएगा? ये आ रहा था क्या? कर सकते हैं, चलो फिर ये लैब में होमवर्क करके आना। होमवर्क क्या है सर? पूरा क्या है वो? अरे वो पूरी मॉड्यूल